आप देख रहे हैं नवचेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले। हेलो दोस्तों, नवचेतना मंच पर एक बार फिर से मैं कंचन लता आप सभी श्रोताओं व दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है श्रवणबाधिता, जिस पर हम चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रवणबाधिता की। तो श्रवणबाधिता को कुछ वैज्ञानिकों ने निम्न प्रकार से दिया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1991 के आधार पर श्रवण बाधित व्यक्ति उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम होता है। भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 के अनुसार जब बधिरता 70 डेसिबल हो तो व्यावसायिक तथा जब 55 डेसिबल हो तो उसे शिक्षा के लिए प्रयोग में लेना चाहिए। योजना आयोग एवं विकलांगजन अधिनियम के अनुसार वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता हो। समाज कल्याण के अनुसार जब किसी व्यक्ति के एक कान में 60 डेसिबल श्रवण क्षतिग्रस्तता हो तथा दूसरा कान अच्छा हो तो वह उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं श्रवण बाधिता के प्रकार की। श्रवण बाधिता के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है गंभीरता के आधार पर, नंबर 2 है प्रकार के आधार पर। गंभीरता के आधार पर मुख्यतः दो रूप से हम बात करेंगे। सबसे पहला है क्लार्क के अनुसार। क्लार्क ने जो है बताया है कि 10 से 25 डीबी की श्रवण क्षमता रखने वाले व्यक्ति को नॉर्मल व्यक्ति कहते हैं या सामान्य कहते हैं। 26 से 40 डीबी की श्रवण क्षमता रखने वाले व्यक्ति को अति अल्प कहते हैं। 41 से 55 डीबी की श्रवण क्षमता को रखने वाले व्यक्ति को अल्प कहते हैं। 56 से 70 डीबी की श्रवण क्षमता रखने वाले व्यक्ति को अल्पतम कहते हैं। 71 से 90 डीबी की श्रवण क्षमता को रखने वाले व्यक्ति को गंभीर कहते हैं। 91 से डीबी से और या फिर इससे अधिक की श्रवण क्षमता रखने वाले व्यक्ति को अति गंभीर कहते हैं। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य के अनुसार 0 से 25 डीबी की श्रवण क्षमता रखने वाले व्यक्ति को सामान्य कहते हैं। 26 से 40 डीबी की श्रवण क्षमता रखने वाले व्यक्ति को अति अल्प कहते हैं। 41 से 55 डीबी वाले श्रवण क्षमता रखने वाले व्यक्ति को अल्प कहते हैं। 56 से 70 डेसिबल की श्रवण क्षमता को रखने वाले व्यक्ति को अल्पतम कहते हैं। 71 से 90 डेसिबल की श्रवण क्षमता रखने वाले व्यक्ति को गंभीर कहते हैं। 91 डीबी तथा इससे अधिक डेसिबल श्रवण क्षमता रखने वाले व्यक्ति को अति गंभीर कहते हैं। प्रकार के आधार पर श्रवण बाधिता को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है चालित श्रवण क्षति, दूसरा है संवेदी श्रवण क्षति, तीसरा है मिश्रित श्रवण क्षति। सबसे पहले बात कर लेते हैं चालित श्रवण क्षति की। इसको इंग्लिश में कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी कहते हैं। बोन कंडेंसन का थ्रेशोल्ड सामान्य हो और एयर कंडेंसन का थ्रेशोल्ड असामान्य हो और दोनों के बीच की दूरी 10 डेसिबल से अधिक हो, तब इसे हम चालित श्रवण क्षति कहते हैं। इसमें सेवार्थी के बाह्य कर्ण या मध्य कर्ण अथवा दोनों में समस्या होती है। नंबर 2 है संवेदी श्रवण क्षति। जब एयर कंडेंसन और बोन कंडेंसन दोनों असामान्य हो तथा उनके बीच की दूरी 10 डेसिबल से कम हो तो इस स्थिति को संवेदी श्रवण क्षति कहते हैं। इसमें सेवार्थी के अंतःकरण में समस्या होती है। नंबर 3 है मिश्रित श्रवण क्षति। इसको मिक्स्ड हियरिंग लॉस भी कहते हैं। जब एयर कंडेंसन और बोन कंडेंसन दोनों असामान्य तथा उनके बीच की दूरी 10 डेसिबल से अधिक हो तो इसे हम मिश्रित श्रवण क्षति कहते हैं। इसमें सेवार्थी के बाह्य कर्ण एवं अंतःकर्ण और मध्य कर्ण में समस्या हो सकती है। इन तीनों जो है प्रकारों के अलावा भी कई और प्रकार हैं जो कि निम्नवत हैं, जैसे केंद्रीय श्रवण दोष। इसको अंग्रेजी में सेंट्रल हियरिंग लॉस भी कहते हैं। किसी चोट या संक्रमण के कारण जब मस्तिष्क का 21वां या 22वां भाग
प्रभावित होता है तो इस प्रकार की बधिरता को केंद्रीय श्रवण दोष कहते हैं। इस प्रकार की समस्या से ग्रसित व्यक्ति सोच समझ सकता है परंतु व्यक्त करने में अक्षम होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रकार है अकायिक श्रवण दोष। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस। जब किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना में क्षतिग्रस्तता न होकर बल्कि कोई अवांछनीय पदार्थ कान के अंदर जमा होने पर बधिरता आ सकती है तो उसे अकायिक श्रवण दोष कहा जाता है। इसके अलावा और भी प्रकार हैं जैसे कायिक श्रवण दोष और है वंशानुगत श्रवण क्षति, जन्मजात श्रवण दोष, उपार्जित श्रवण दोष, भाषा विकास पूर्व श्रवण दोष, पश्च भाषा विकास श्रवण दोष, आकस्मिक श्रवण दोष और संवर्धित श्रवण दोष। अगला हम बात कर लेते हैं श्रवण अक्षमता की रोकथाम की। तो रोकथाम के लिए हम निम्न बातों पर ध्यान दे सकते हैं जैसे कि समय पर आवश्यक टीके लगवाने चाहिए, संक्रमण से बचना चाहिए, विशेषकर मेजल्स, रुबेला और सिफालिस से बचना चाहिए, अनावश्यक एवं बिना परामर्श के दवा लेने से बचना चाहिए, शराब एवं तंबाकू के उपयोग से बचना चाहिए, नवजात शिशु को सिर के चोट से बचाना चाहिए, शिशु के कान पे चोट लगने से बचाना चाहिए, शिशु के पोषण के लिए जन्म के बाद जांच पड़ताल के तुरंत बाद से ही मां का दूध देना चाहिए जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बहुत सारी बीमारियों से भी बच्चे की सुरक्षा होती है। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।